Assalamu alaikum viewers, welcome to Students Diary. This is Abdul Rahman or today we will discuss about different disciplines of allied health sciences और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी जब आप इसमें बैचलर डिग्री हासिल कर लेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल होंगी। तो पहले अब जैसे आप सबको मालूम है कि इट इज़ अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम और जिसको हम BS इन एलाइड हेल्थ साइंसेज कहते हैं। इसमें आप बैचलर डिग्री जब हासिल कर सकते हैं फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं कि उस रेलेवेंट डिसिप्लिन में आप किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर सके। वो रेलेवेंट जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर अ हायर एजुकेशन। जैसे आप सबको मालूम है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में हायर एजुकेशन में MS MPhil प्रोग्राम मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने ऑफर कर लिया है और वो नियर फ्यूचर में PhD प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा, जबकि हरिपुर ने स्टार्ट भी कर लिया है, जबकि हरिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर ने स्टार्ट कर लिया है, जबकि KMU भी नियर फ्यूचर में स्टार्ट कर लेगा। इसी तरह रेडियोलॉजी में भी उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में MS MPhil प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप एज वेल, यूरोपियन यूनियंस की कंट्रीज में, या आप टर्किश स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली आप चाइना की स्कॉलरशिप इजीली अवेल कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एलाइड हेल्थ साइंसेज में जो डिफरेंट डिसिप्लिन में BS ऑफर हो रहा है वो MLT है। लोग कहते हैं MLT सैचुरेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। MLT बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें जो BS है वो मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी ऑफर कर रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर कर रही हैं। इसी तरह सर्जिकल है, आपके पास ICU या रिस्पिरेटरी थेरेपी है। रेडियोलॉजी में BS ऑफर हो रहा है, कार्डियोलॉजी में ऑफर हो रहा है। कार्डियक परफ्यूजन में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कार्डियोलॉजी और कार्डियक परफ्यूजन में, ये भी आपको बताएंगे। और डायलिसिस में भी ऑफर हो रहा है। रीनल या डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट आप बन जाते हैं अगर आप 4 ईयर डिग्री हासिल कर लेते हैं। फिर एक न्यू फील्ड है न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें भी ऑफर हो रहा है। आगा खान ऑफर कर रहे हैं और अब KMU ने भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। BS इन न्यूरोफिजियोलॉजी, BS इन डेंटल साइंस ऑफर हो रहा है और BS इन एनेस्थीसिया जो है वो भी ऑफर हो रहा है। अब मैं आपको इन सब की जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, रोल क्या होगा जब वो किसी हॉस्पिटल में जॉब एक्वायर करेंगे, क्या वो अपना सेटअप खोल सकते हैं या नहीं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल स्लाइटली वेरी कर सकती है। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता दूंगा कि जब आप डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपको ये काम करना होगा जब आप हॉस्पिटल सेटअप में काम करोगे। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट आपको जब ऑफर लेटर देगा जॉब की तो उसमें मेंशन होगा कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी। तो उसमें प्लस माइनस हो सकती है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब आप साइन कर लेते हो तो यू विल बी बाइंड टू दैट। तो पहले हम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें। यहाँ पे एक बात और क्लियर करता जाऊं कि टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट नॉर्मली जब BS 4 ईयर्स कोई कर जाता है अपने डिसिप्लिन में एलाइड हेल्थ साइंसेज के, तो उसको हम टेक्नोलॉजिस्ट का वो करते हैं। और जो नॉर्मल डिप्लोमा कर लेते हैं मैट्रिक FSC के बाद वो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। और टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है नॉर्मली वो 16-17 स्केल की पोस्टें होती हैं। सो एनेस्थीसिया के साथ मैंने इसलिए टेक्नोलॉजिस्ट लगा लिया जो BS एनेस्थीसिया 4 ईयर कर जाते हैं। सो दे विल बी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी हो सकती हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि द प्राइमरी असिस्टेंट टू एनेस्थीसिया फॉर प्रोसीजर इन ऑपरेटिंग रूम। सो ऑपरेटिंग रूम में जो भी काम हो रहा है उसके लिए जो सर्जन होते हैं इसके साथ इनका ये एज ए प्राइमरी असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं। प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को तैयार करते हैं, उसकी हिस्ट्री ली जाती है और उसको टेबल पे उसको सेटिंग करना, ये एनेस्थीसिया पर्सन की जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। फिर इंट्रो ऑपरेटिव जो एनेस्थेटिक डोज को मेंटेन रखना वगैरह है, ये भी
और उसको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस में आता है। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट की दोबारा हिस्ट्री लेना, और वो कॉन्शियस लेवल में आ गया है, उसका सब कुछ नॉर्मल है, उस वहाँ तक उसने उसकी केयर करनी है और उसकी हिस्ट्री लेनी है। फिर कार्डियक परफ्यूजन की बात आती है। कार्डियक परफ्यूजन का काम ये है कि जब सर्जरी हो रही होती है तो उस दौरान उसने ऑपरेट करना है उस इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को, जो हार्ट लंग्स की फंक्शंस को मेंटेन करता है। जब पेशेंट को उस पर शिफ्ट किया जाता है सर्जरी के दौरान, तो उसको ऑपरेट करना होता है और उसमें उस दौरान देखना होता है किन किन चीज़ों को, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस किस चीज़ की करनी है, एनेस्थेटिक एजेंट्स अगर चाहिए तो वो देता है पेशेंट को, और साथ ही साथ उसकी बॉडी टेम्परेचर को ड्यूरिंग सर्जरी और रिस्पिरेटरी फेलियर ऑफ द पेशेंट्स, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है या टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है, तो उसको मॉनिटर करना भी इस कार्डियक परफ्यूजनिस्ट का काम है। साथ ही वो कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स भी देखेगा पेशेंट की, जैसे कि सर्जरी के दौरान ब्लड टेम्परेचर उसके बार बार कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा, ब्लड की कंपोजिशन को मॉनिटर करता रहेगा, उसके फ्लो रेट को कंपोजिशन करेगा, और साथ ही साथ मेंटेन कि बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन मेंटेन हो रही है नहीं। अगर इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्टमेंट करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी के बाद वो मशीन की क्लीनिंग करेगा, उसको प्रॉपरली उसके पार्ट्स को एडजस्ट कर लेगा, और ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाए। कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट, अच्छा, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट और कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट में लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सो कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन की बजाय ज़्यादातर फिजिशियन के साथ होते हैं, और उसके डायग्नोस्टिक में और ट्रीटिंग में इसका हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर उसने कोई वाइंड या कैथेटर पास करना है थ्रू ब्लड वेसल टू द हार्ट, तो उस दौरान भी जो असिस्ट कर रहा होता है वो कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट होता है। साथ ही वो और जो डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इको है, कंप्लीट ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है, बाय कनेक्टिंग पेशेंट टू EKG मॉनिटर, तो वो सारा वो परफॉर्म कर रहा होता है। साथ ही मेंटेन करता है इक्विपमेंट्स को, उसको इंश्योर करता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हों, और उसकी मेंटेनेंस को भी देख रहा होता है, और क्वालिटी टेस्टिंग को इवैल्यूएट करता है। ये इसका काम है कि क्वालिटी डायग्नोसिस जो आउटपुट मशीन दे रही है, जो रिजल्ट दे रही है, वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो। इसके बाद बारी आ जाती है जिस डिसिप्लिन की, दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की। इसकी बहुत ज़्यादा BS ऑफर हो रहा है, लेकिन उतनी ही इक्वली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है इनके लिए, क्योंकि ये लेबोरेटरी के डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं। हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मुख्तलिफ सेक्शंस में ये काम कर सकते हैं। और इनका काम की नीयत ये है कि ये डायग्नोसिस करते हैं बाय टेकिंग पेशेंट सैंपल्स, वो ब्लड भी हो सकता है, सीरम, यूरिन, स्पूटम वगैरह, और फिर उसको लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करके, एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बना के देता है, और उस डायग्नोसिस के बेस पे फिर फिजिशियन जो है वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है पेशेंट को। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये है कि मेंटेन लेबोरेटरी सप्लाई इन्वेंट्री बाय चेकिंग स्टॉक टू डिटरमिन इन्वेंट्री लेवल। सो अपने स्टॉक को भी मेंटेन रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, और एनालाइजर्स की को ऑपरेशनल फॉर्म में लाना इनकी जिम्मेदारी है। उसकी मेंटेनेंस और इसकी क्लीनिंग वगैरह भी टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि क्वालिटी कंट्रोल का मेंटेन करना, चाहे वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हो या एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हो, ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो है, इनके पास ये काम होता है कि दे प्रिपेयर प्लास्टर्स, मॉडल्स एंड मोल्ड्स फ्रॉम डेंटल इंप्रेशंस। सो जो भी डेंटल प्रिपरेशंस होती हैं आर्टिफिशियल, ये प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर वैक्स बाइट ब्लॉक्स एंड इंप्रेशंस ट्रे को जो है वो तैयार करते हैं। और इसके अलावा कास्ट गोल्ड और मेटल इलाई फॉर ब्रिजेस एंड डेंचर बेसिस, तो वो जो गैप्स होती हैं आपके डेंटल प्रोसीजर्स उसको फिल अप करने के लिए जो मटेरियल वगैरह बनाना होता है, या सिरेमिक्स के डेंटल्स बनाने होते हैं, ये इनके काम होता है। हेल्प इन परफॉर्मिंग डेंटल प्रोसीजर, इसके अलावा जो भी डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी ये असिस्ट कर रहे होते हैं।
डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, अगेन इसका काम यही है कि असेंबल द डायलिसिस मशीन, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है, और गारंटी करे कि वो मशीन जो है वो स्टीराइल हो, जर्म्स फ्री हो, और बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि एक बार डायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसमें मसला ना हो। और दूसरा ये कि एग्जामिन पेशेंट आउटलाइन एंड कंट्रोल हिज हर एनेस्थीसिया, एम्बेड अ नीडल एंड स्टार्ट द डायलिसिस सिस्टम। सो पेशेंट को वो पहले असिस करता है, अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत है देते हैं, और उसके बाद वो नीडल एम्बेड करके और प्रोसेस कर लेता है डायलिसिस को, प्रोसेस को। साथ ही साथ वो जो लाइसेट है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक है, वो साथ साथ वो उसके साथ मिक्स करता जाता है। इसके अलावा इसका काम यह है कि पेशेंट्स के इंडिस्पेंसिबल साइंस को साथ साथ वो जो है वो नोट करता जाए, और बिफोर द पेशेंट गोज होम, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, वेट, ब्रेथ रेट, सर्कुलेटरी स्ट्रेन एंड हार्ट बीट वगैरह, ये सारे मामलात टेक्नोलॉजिस्ट जो डायलिसिस या रीनल है वो उसको देख रहा होता है। इमरजेंसी टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है, या जो बंदा 4 ईयर इमरजेंसी बैचलर डिग्री कर लेता है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि इंश्योर द मेडिकल इक्विपमेंट एंड फर्स्ट एड सप्लाईज आर ऑलवेज रिप्लेनिश्ड आफ्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट। पेशेंट को ट्रीट करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट एड मटेरियल मौजूद हो नेक्स्ट पेशेंट के लिए, एंड दे शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन। दे आल्सो मेक श्योर दैट देयर वर्क एरिया इज केप्ट क्लीन, सैनिटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में हर आधे घंटे बाद इमरजेंसी में कोई केस आता है। सो ये इसको वर्क एरिया को क्लीन और स्टेरलाइज करना एक बहुत बड़ा काम होता है जो इनको मेंटेन रखना होता है। इनका गोल क्या होता है? टू कीप द पेशेंट अलाइव एंड एज हेल्थी एज पॉसिबल बिफोर दे कैन बी सीन बाय अ डॉक्टर। सो पेशेंट को सपोर्टिंग रोल इनका है कि पेशेंट को अलाइव रखें। मैक्सिमम इनकी कोशिश ये हो कि जब तक डॉक्टर्स उसको नहीं देख लेता, उसको वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम स्टमक सेक्शन टू हार्ट मॉनिटरिंग, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजीज कैरी आउट इमरजेंसी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग जो होती है, ये इनका काम होता है ट्रीटमेंट तक। ये सारा जो है इमरजेंसी टेक्नोलॉजिस्ट करता है। न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट, अगेन इट्स अ न्यू फील्ड। न्यूरोफिजियोलॉजी में जो भी BS डिग्री कर लेता है, तो उसके पास जो नॉर्मली रोल होगा वो यही होगा कि वो टेक्निकल डाटा को असिस्ट करे और फिजिशियन के साथ हेल्प करे डायग्नोसिस में। ब्रेन या स्लीप या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अगर कोई है तो उसको डायग्नोसिस में हेल्प करे। फिर उसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसको हम EEG कहते हैं, पोलीसोमनोग्राफी है, या नर्व कंडक्शन स्टडीज है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, और इंट्रो ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी आती है। कंडक्ट टेस्ट टू डिटरमिन सेरेब्रल डेथ, द एब्सेंस ऑफ ब्रेन एक्टिविटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी फ्रॉम अ कोमा। सो ये भी कि सेरेब्रल डेथ या एब्सेंस ऑफ ब्रेन एक्टिविटी अगर है कोई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, या कॉमा से रिकवरी की कितनी प्रोबेबिलिटी या चांसेस है, ये सारा इनका काम होता है। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जो है, इनका काम क्या है कि इट ऑपरेट इन एडजस्ट इमेजिंग इक्विपमेंट। सो ये इक्विपमेंट को एडजस्ट करते हैं, उसको प्रॉपर फंक्शनल कंडीशन में लेके आते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं पूरा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। फिर पेशेंट को पोजीशन करते हैं इक्विपमेंट के सामने, और फिर follow the procedure that prevent unnecessary exposure to radiation to themselves as well as to the patient। so वो जो गाइडलाइंस है कि खुद भी एक्सपोज ना हो और पेशेंट जो है अननेसेसरली इससे एक्सपोज ना हो, तो वो अडॉप्ट करके फिर कीप ट्रैक एंड ऑर्गेनाइज पेशेंट रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करता है, और साथ ये जो प्रोसीजर है रेडियोलॉजी का पूरा परफॉर्म करता है रेडियोग्राफ वगैरह लेके। सर्जिकल कि जो लोग जो BS कर लेते हैं, दे विल बी कैन बी कॉल एज सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। दे प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज द ऑपरेटिंग रूम, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर। So they will always be prepared, their instrument will always be prepared for any surgical interventions,
एंटिसिपेट सर्जन एंड पेशेंट नीड्स ड्यूरिंग अ प्रोसीजर। सो सर्जन और पेशेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, उनके साथ असिस्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। और इसके अलावा एक स्टीराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है, इनका मेन काम ये भी है। और स्टीराइल फील्ड को मेंटेन करता है, पेशेंट को जो है कोशिश करता है कि जो ऑपरेटिव एरिया है उसको स्टीराइल रखा जाए। इंस्पेक्ट, रिप्लेस एंड स्टीरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सो टाइम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट्स की इंस्पेक्शन या उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या प्रोसीजर के बाद स्टेरलाइज करना है, ये भी इनका काम है। इसके अलावा वो सर्जन के साथ असिस्ट भी करता है जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। सो दैट वाज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डिसिप्लिन। आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पे स्लाइडली ऊपर नीचे हो सकती है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आते हैं कि इन डिसिप्लिन में आप जब आप बैचलर डिग्री हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है बीइंग एलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 17 की पोस्ट अनाउंसेस होती है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की। पाकिस्तान में पंजाब के साइड पे अच्छी थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स अनाउंस्ड हुई है रिसेंटली लैब टेक्नोलॉजी की, और बहुत से लोग उसमें इनरोल हो गए हैं। लेकिन केपी में भी इस पे प्रोसेस चल रहा है और नियर फ्यूचर में हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे भी ये पोस्टें अनाउंस हो, और ये 17 की पोस्ट होती है। इसी तरह रेडियोलॉजी के लिए भी, सर्जिकल के लिए पे भी काम हो रहा है। जो काउंसिल है एलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड, उस पर भी काम हो रहा है। जैसे ही वो डेवलप हो जाता है तो नर्सिंग काउंसिल की तरह या फार्मेसी काउंसिल की तरह दे विल फाइट फॉर द to create opportunity for or create a vacant post for these disciplines and relevant fields। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स तो आपको एनी टाइम भी मिल सकती हैं, वो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में इजीली अवेल कर सकते हैं, या आप डिफरेंट फिजिशियन के साथ अगर उनके क्लिनिक्स हैं उसके साथ भी बैठ के उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं एंड दे कैन ऑफर यू अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। और इसके अलावा आपके पास जो एक अच्छी ऑप्शन ये है कि आप इन्हीं फील्ड्स में फ्यूचर में एज ए डिमोन्स्ट्रेटर जो है वो काम कर सकते हैं। आप टीचिंग की जॉब्स आपको मुख्तलिफ प्राइवेट सेटअप से आएंगी, गवर्नमेंट सेटअप से डिमोन्स्ट्रेशन की जॉब्स की आपको ऑफर आएंगी, या लेक्चरर की, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज में एलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए कि दे कैन गो अब्रॉड फॉर जॉब हंटिंग, बाहर के ममालिक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी मार्केट जो है वो गल्फ कंट्रीज की है। सिर्फ ये करना होता है कि आपने 5-6 महीने एफर्ट करके आपने उनका जो भी रेलिवेंट लाइसेंस होता है, जैसे ASCP अमेरिकन का है लेबॉर्ट्री में, या दुबई हेल्थ अथॉरिटी का है, या हाद जो सऊदी अरेबिया का है, तो आपने उसके लिए 3-4 महीने प्रिपरेशन करेंगे। टेस्ट ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होती है। जब आप वो पास कर लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है कि 2 साल तक आपके पास लाइसेंस आ जाता है। फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। इवन कोविड-19 के केस में अच्छी खासी जॉब्स वहाँ पे अभी उन्होंने ऑफर्स की हैं। जिन जिन के पास लाइसेंस हो तो वो इजीली कैन अवेल। सो ये एक चांस होता है। इसके अलावा कनाडा वगैरह या अमेरिका में भी अप्लाई किया जा सकता है अगर आप उनकी सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हर डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सर्जिकल की भी, एनेस्थीसिया के भी, डेंटल वगैरह के भी। जो उनका रेलिवेंट सिर्फ एग्ज़ाम है वो आपने पास करना होता है। और जो लास्ट आपके पास एक ऑप्शन है बीइंग एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल, कि आप अपना सेटअप खोल सकते हैं और इस सेटअप की रिक्वायरमेंट को मीट करके प्रोफेशनल्स को हायर करके, अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग है और आपका बिजनेस माइंड है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। लेबॉरेटरी के पर्सनस जो है अपने पेरिफेरी में भी लेबॉरेटरी खोल सकते हैं, लेकिन रिमेंबर आपने हमेशा स्टार्ट छोटे लेवल से लेना होता है जितनी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं। लेकिन अगर आप अचानक बड़ा सेटअप खोल लें और वो कामयाब नहीं होता तो फिर आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। सो उसमें आप रेडियोलॉजी वाले सेटअप खोल सकते हैं कुछ प्रोफेशनल्स को अपने साथ मिला के, या इवन इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन बट यू हैव टू थिंक बिग फॉर दैट। इसके अलावा
ओन इंस्टीट्यूट्स आप खोल सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं। जब आप हम अपनी बिजनेस की बात आती है, अगर आपने जॉब नहीं करनी तो उसमें ये है कि यू कैन ओपन योर ओन टीचिंग इंस्टीट्यूट बाय हायरिंग प्रोफेशनल्स, यानी पीएचडी को लोग उसको हायर करके तो आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है, अगर आप मेडिकल सेटअप खोलते हैं या इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कि पहले आप 5 साल 6 साल 8 साल या 3 साल कम से कम आप वहाँ किसी इंस्टीट्यूट में काम करें, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो। जब आप अपना इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप ये एक बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपने बिजनेस जो सोचना चाहते हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं मेडिकल सेटअप्स में, और फिर वो एक सप्लायर का काम करते हैं। यानी सर्जिकल के लोगों को सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा पता होता है, इक्विपमेंट्स का ज़्यादा पता है। अगर उसने काम भी किया हो तो फिर वो एज ए सप्लायर बन सकता है कि मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स को वो सप्लाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स वगैरह। इसी तरह लैब टेक्नोलॉजी के लोग रीजन्स और किट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पाइपेट्स और टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें आपने सिर्फ करना ये है कि आपने बाहर से सप्लाई मंगवानी है और आपने एज ए मिडल मैन रोल प्ले करना है, और फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स उसके टेंडर्स वगैरह विन करके तो आप उसको सप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन पेश आता है। मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जो जिन्होंने ये इसमें बिजनेस में आए हैं, तो वो जो जॉब होल्डर्स हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेट लेवल के, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, एंड दे नेवर वांट टू डू अ जॉब। वो सिर्फ अपने बिजनेस पे बिलीव करते हैं, और वो आजकल उनका मार्केट में अच्छा खासा नाम बन चुका है। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका बिजनेस मैन है तो यू कुड बी अ गुड सप्लायर। डायग्नोस्टिक सेटअप इज ऑलवेज एन ऑप्शन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मीट करें रिक्वायरमेंट्स को जो नेशनल और इंटरनेशनल अथॉरिटी ने सेट की है। कुछ लोग जो लाइसेंसिंग का इशू है, कितने आपके पास स्टाफ होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, तो टेक्नोलॉजिस्ट कितने होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप मीट करें, उसके बाद आप अपना सेटअप खोल सकते हैं। पेरिफेरी में आप बहुत छोटे लेवल से अपनी लैब को डेवलप कर सकते हैं। सो आपको फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी कि आप जॉब के पीछे आगे पीछे जाएं। जब आपका अपना सेटअप होगा, यू कैन ऑफर अ जॉब्स फॉर अदर योर कोलीग्स एज वेल। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको मेडिकल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे।